नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं शिवानी पांडे और आज हमारे साथ है डॉक्टर उमाकांत तिवारी। ये होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट है। बहुत सारी जानकारियां तो हमारे पास होती है कि एलोपैथिक से संबंधित हमें क्या दवाइयां लेनी है, कैसे उपचार कराना है, कैसे नहीं, लेकिन होम्योपैथिक से संबंधित हमारे दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। आज इन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए डॉक्टर साहब हमें बहुत सारी जानकारियाँ देंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जैसे कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि मनुष्य को जब कोई समस्या हो रही है तो ज्यादातर वो एलोपैथिक के पास दवाइयाँ लेने जाता है। तो ऐसे में होम्योपैथिक से संबंधित आप कुछ इम्पोर्टेंस बताएंगे? होम्योपैथिक चिकित्सा ये प्राकृतिक चिकित्सा है। इसमें जितनी भी दवाइयाँ बनाई गई है होम्योपैथी, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आपको हम बताते हैं होम्योपैथ प्राकृतिक चिकित्सा इसलिए है कि ये जीन्स पर काम करती है। इसमें कोई भी मेडिसिन किसी भी डिजीज पर डायरेक्ट काम नहीं करती है, बल्कि शरीर में इतने जीन्स हमारे होते हैं, लगभग वो 45 लाख जीन्स है हमारे शरीर में, और उन जीन्स को ये प्रमोट करता है कि फला बीमारी को खत्म कर दो। तो ये दवा जब अंदर जाती है थोड़ी मात्रा में, 2 बूंद, 4 बूंद, 1 बूंद, 5 बूंद, तो ये दवा जाकर के जबान पे जाती है और सीधा दिमाग को गाइड करती है, और दिमाग गाइड करके उस जीन्स को प्रमोट करता है और उस बीमारी के ऊपर वो जीन्स हावी होकर के उस बीमारी को हटा देता है। ये पहले इंडिया में होम्योपैथ थी। पहले होम्योपैथ जर्मन से आया है। तो जर्मन से आने पर वहाँ बहुत सारे डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर ही थे, लेकिन उन लोगों ने होम्योपैथ दवा को पोटेंटाइज करके पावर में बना करके मरीजों के ऊपर जब इसका प्रयोग किया, तो प्रयोग करने के बाद इसका रिजल्ट उन्होंने देखा कि एक तो पहली चीज होम्योपैथ में कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, दूसरी चीज ये हुआ पेशेंट जल्दी ठीक हुआ, तीसरी चीज ये हुआ परमानेंट ठीक हो गया और वो उसको फिर बीमारी दोबारा नहीं हुई। सर, मैं बीच में रोकना चाहूंगी। बात अगर तुरंत ठीक करने की कही जाए तो लोग इंस्टेंट रिलीफ के लिए एलोपैथिक के पास जाते हैं। ऐसे में क्या होम्योपैथी के पास भी ऐसी दवाइयाँ होती है जो तुरंत रिलीफ दिला सकती है? जी, होम्योपैथ में बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जिसको 1 डोज मेडिसिन एट वंस, मान लीजिए कोई सीरियस पेशेंट आता है, उसको पेट दर्द हो रहा है और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो एलोपैथ डॉक्टर उसको इंजेक्शन देगा, इंजेक्शन दे करके ठीक करेगा। लेकिन होम्योपैथ में ऐसी दवाइयां हैं जो कि तुरंत उस दवा को 10 ड्रॉप उसकी जबान पे गिरा दीजिए, 15 मिनट के बाद उसके पेट का दर्द गायब हो जाएगा, इंजेक्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज होती है पेशेंट के अंदर पेन, दर्द को ही पहले आदमी खत्म करना चाहता है। तो दर्द को खत्म करने के लिए इसमें कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो कि ज्यादा पावर में, जैसे 1M, 10M, CM, ये सब दवाई है। तो ज्यादा करके तुरंत क्विक रिलीफ के लिए डाइल्यूशन में ही हम 10M की दवा, 1M की दवा 5 बूंद उसके जबान पर वही हॉस्पिटल में ही तुरंत गिरा देते हैं, और पेशेंट को ये लगता है कि जैसे मेरी जबान में दवा पड़ी और 10 मिनट के बाद उसका सिर दर्द हुआ, वो गायब हो जाएगा, कमर दर्द हो रही वो गायब हो जाएगा, गांठ दर्द हो रही वो रिलीफ मिल जाएगा। अब परमानेंट रिलीफ के लिए इसके कम पावर की मेडिसिन हम कंटिन्यू चलाते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने चला करके उस बीमारी को एकदम जड़ से खत्म करते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो एलोपैथ में सर्जरी के द्वारा ही ठीक होती है, लेकिन होम्योपैथ एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें सर्जरी की कोई जरूरत नहीं पड़ती। किसी आदमी को गाल ब्लेडर में स्टोन हो गई, किडनी की स्टोन हो गई, यूरिनरी ब्लेडर की स्टोन हो गई, यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन हो गई, एक पथरी नहीं अनेकों पथरियां हो जाए, लेकिन होम्योपैथ में इसका बहुत बढ़िया सलूशन है, करंट इलाज है। इसको ठीक करने के लिए अधिकतम 6 महीने, कम से कम 2 महीने, 2 महीने के अंदर सारी पथरियां गल के निकल सकती हैं। 6 महीने अधिकतम में एक भी पथरी नहीं रहेगी। प्रश्न केवल एक बात का उठता है, होम्योपैथ एक ऐसी मेडिसिन है कि यह मेडिसिन हमेशा जबान पे काम करती है, तो इसमें परहेज बहुत जरूरी होता है। नशा वाली चीजें जैसे
गुटखा, सुपारी, सुरती, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, इसको एकदम बंद करना पड़ेगा। दूसरी चीज, खाने वाली कुछ चीजें, गरम मसाले में जो जबान पे तेज असर करने वाले गरम मसाले सब बंद करने पड़ेंगे। स्मेल वाली चीज जो सुगंध देती है, जैसे लौंग, इलायची या आंवला का तेल जिसमें स्मेल डाला जाता, इस तरह का तेल बंद करना पड़ेगा। लौंग, इलायची। बीच में मैं रोकना चाहूंगी, आपने बताया कि ये सारी चीजें बंद करनी पड़ेंगी परहेज के तौर पे। हाँ। तो क्या अगर कोई व्यक्ति इन्हें नहीं बंद कर पा रहा है तो होम्योपैथिक दवा उस पर काम नहीं करेगी? दवाई काम करेगी लेकिन स्लो करेगी। चूंकि जैसे मान लीजिए एक डोज मैंने सुबह 7 बजे ले ली और 8 बजे 9 बजे मैंने गुटखा सुपारी खा लिया, तो जो फर्स्ट डोज मैंने 7 बजे लिया वो 2 घंटे ही काम किया। 2 घंटे के बाद उस दवा का असर कम होने लगेगा। तो ऐसे पेशेंट को होम्योपैथ डॉक्टर क्या करता है कि कम पावर की दवा, जैसे 30 नंबर की दवाइयां होती हैं 30 पावर की, जैसे ये मान लीजिए आर्निका है, आर्निका 30 पावर की दवा है। ये दवा जो है चोट की दवा है। आर्निका तो बहुत सारी बीमारियों में काम करती है, लेकिन स्पेशल करके जो पुरानी चोट लगी हो, जिसकी वजह से खून के थक्के जम गए हो, अथवा वो चलने फिरने में, गांठ में, पैर में, कमर में, हाथ में कहीं भी चोट लग गया हो और ठीक ना होता हो, ये 30 नंबर की दवा सुबह दोपहर शाम को रेगुलर अगर 1 महीने खा लेगा तो पुरानी सी पुरानी चोट एकदम गायब हो जाएगी। अब प्रश्न इस बात का है कि ये दवा महंगी पड़ती है। देखिए, इसमें डॉक्टर अपनी फीस तो ऐड करता है, लेकिन एलोपैथ डॉक्टर 1000 रुपए फीस ले सकता है, 500 रुपए फीस ले सकता है, 2000, 1200 ले सकता है। लेकिन एक होम्योपैथिक डॉक्टर अगर रूरल एरिया में काम कर रहा है तो 50 रुपए से ज्यादा वो फीस नहीं लेता है। अगर वो कस्बे में बैठेगा तो 100 रुपए लेगा, और सिटी में चला जाएगा तो 150 से 200 रुपए लेगा। लेकिन ये कंसल्टिंग चार्ज सबके साथ नहीं अलाउ होता, क्योंकि इस दवा में हमको प्रॉफिट होता है। हम इस दवा को ओरिजिनल दवा ले आएंगे तो भी ये 100 ml को हम कम से कम 10 पेशेंट को देंगे। सर, बात अगर की जाए विश्वास ना करने की, तो क्या कारण है कि लोग होम्योपैथिक के पीछे कम भागते हैं? चूंकि होम्योपैथिक में डिले रिस्पांस है, देर में इसका लाभ मिलता है, इसलिए इससे लोगों को यह चाहिए तुरंत आराम हमको मिले। तो तुरंत आराम के लिए तो डॉक्टर उनको तुरंत आराम का होम्योपैथी ही ट्रीटमेंट देगा। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 1 EM की 1 डोज मैंने आज दे दी, फिर अगले हफ्ते के लिए 1 डोज मैंने उसको बना के दे दिया। 1 डोज आज दे दिया उसके जवान पे डायरेक्ट, 1 डोज मैंने बना के दे दिया। फिर मैं 30 पावर की दवा रेगुलर चला रहा हूं, चूंकि वो मेरे कहने पर परहेज तो करेगा लेकिन 100% नहीं करेगा। ये मुझको कभी विश्वास नहीं रहता पेशेंट के ऊपर कि ये कहता जरूर है लेकिन 100% ये नहीं करता है। तो इसलिए मैं कम पावर की दवा उसको रेगुलर चलाऊंगा पर डे 3 डोज में, लेकिन 1 EM की दवा हफ्ते में 1 बार दूंगा, तो वो एकदम क्विक रिलीफ मिलेगा और लोगों के अंदर धीरे धीरे इसका विश्वास बढ़ेगा। सर, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि हर चीज की बीमारी की दवाइयाँ तो होम्योपैथी के पास है नहीं, क्या ऐसी कोई पर्टिकुलर बीमारी है जिसकी दवा आज तक होम्योपैथ ना बना पाया हो? होम्योपैथ में आज तक कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है। जैसे मान लीजिए HIV है, HIV की दवा इन्होंने नहीं बनाया, और सीवियर कैंसर की भी दवा बनी है लेकिन उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं देती। अब जैसे मान लीजिए किसी को गंभीर बीमारी ट्यूमर बन गई और ट्यूमर हो गई 1 किलो की, और अगर वो होम्योपैथ डॉक्टर से ये कहेगा कि 1 किलो की ट्यूमर गला दो, तो उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, जैसे 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है। तो कोई भी पेशेंट 1 साल 2 साल तक वेट नहीं करेगा, तब होम्योपैथ डॉक्टर हार करके ये बोल देता है नहीं जाकर के ऑपरेशन करा के निकालवा। तो कहने का मेरे मकसद ये है कि हम जब बीमारी 20%, 25%, 50% तक रहती है तब तक होम्योपैथ दवा ट्रीटमेंट कराने में लाभदायक है। अब कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो 80%, 90% के एवं हो गई हैं और उसमें सर्जरी कंपलसरी है, तो हम किसी भी पेशेंट को नहीं रोकते हैं कि भैया आप जाकर के ऑपरेशन करा लो जिससे आपको तुरंत आराम मिल जाए। डॉक्टरों के लिए मेरा सजेशन यही है कि अपनी पैथी से कभी धोखा न करें। आपने अगर होम्योपैथ पढ़ा है तो होम्योपैथ का उपयोग करिए। ये दवाइयां सस्ती हैं और पेशेंट को क्विक रिलीफ देने के लिए जो मैंने बताया 1 EM, 10 EM, CM की 1 डोज दवाई जरूर दें।
इस तरह से ट्रीटमेंट करें, पेशेंट एकदम ठीक होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि होम्योपैथिक दवा के साथ परहेज बहुत जरूरी है। ऐसे में कुछ अगर डाइट के बारे में आप बता सके कि एक व्यक्ति जब सुबह से लेकर उठता है तो उसे क्या खाना चाहिए, अपने डाइट में क्या नहीं खाना चाहिए, और सबसे खास तौर पे मैं पूछना चाहूंगी चाय के बारे में। चाय पीना किसी के डेली रूटीन में कितना सही हो सकता है और कितना गलत हो सकता है? आपने चाय की बात की, तो चाय एक ऐसी चीज है जो कि चाय की बागानों की लीफ से उसका निर्माण किया जाता है। चूंकि बीच में वो फैक्ट्री में उसमें टेस्ट डालने के लिए अथवा उसमें और केमिकल थोड़ा मिलाए जाते हैं, लेकिन होम्योपैथ में चाय जो है नुकसानदायक नहीं है। होम्योपैथ में चाय आदमी ले सकता है, इसमें नुकसानदायक केवल जबान पर तेज असर करने वाली चीज जैसे लौंग, इलायची, नींबू, अदरक, प्याज, लहसुन, गरम मसाला, शराब, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, ये सब सारी चीजें जो है ये नुकसान करती है। अब कोई आदमी ये बोलेगा कि मैं कैसे खाना खाऊं बिना मसाले के, तो आप हल्दी धनिया मिर्चा आप खा सकते हैं, इसमें कोई परहेज नहीं। लेकिन अगर टेस्ट के लिए खाना चाहते हैं कि हमको इसमें गरम मसाला भी चाहिए, तब होम्योपैथ दवा स्लो काम करेगी काम, लेकिन स्लो काम करेगी। जितना होम्योपैथ दवा काम करेगी उतना मसाला उसको रोकेगा। सर, आपने गरम मसाले की बात कही, तो कभी कभी लाल मिर्च के लिए लोग कहते हैं इसे मत खाइए, इससे कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो क्या वाकई लाल मिर्च खाने में परहेज करना चाहिए? देखिए, लाल मिर्च में परहेज तो करना चाहिए। कुछ लोग जैसे मान लीजिए एक मिर्च में 4-5 लोग खा ले रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है कि एक ही आदमी एक मिर्च खा जा रहा है, तो किसी भी चीज की ज्यादती शरीर के लिए हानिकारक है। और एक चीज ध्यान रखें, मिर्च को जबान पे लगाने पर इतना तीखा लगता है कि हम तुरंत पानी पीना शुरू कर देते हैं, और लेकिन जब इसी को हम चबा करके निगल जाते हैं और हमारे स्टमक में जाता है, तो स्टमक में एक चीज हमको नहीं महसूस होता है कि जैसे मेरी जबान में बहुत तीखा लगा, वो नहीं लगेगा, लेकिन वो वहां जाकर के फाइबर्स जितने बड़े स्टमक में, उसमें जलन पैदा करेगा। जलन जब पैदा करेगा तो गैस बनेगी। गैस कैसे बनती है? देखिए, हम पानी पीते हैं, पानी हमारे स्टमक में जाता है, और जब हमारे फाइबर्स, पेट के फाइबर्स जितने हैं पाचन तंत्र के, उसमें जलन पैदा होगी तो गर्मी पैदा होगी, तो वहां भाप बनेगी, और वो भाप बनेगी तो उसका 2 तरीका है। एक तो हमारे डकार से वो भाप बाहर निकल सकती है, दूसरा वो हमारी इंटेस्टाइन में चली जाए, और जब हमारी इंटेस्टाइन में चली जाएगी तो जब हमारा खाना एब्जॉर्ब होगा तो उस पानी के साथ वो गैस घुल करके हमारे ब्लड में चली जाएगी, और ब्लड से जाकर के पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगी, और धीरे धीरे सर्कुलेट करते करते जगह जगह रुकेगी, तो हमको दर्द होगा। या हमारे स्टमक में ही इतना ज्यादा गैस बना दिया वो मिर्च, गर्मी पैदा करके, गैस नहीं है वो, केवल पानी की भाप है, और इतनी गैस बना दी जगह जगह रुक करके वो दर्द करने लगा, ज्यादा प्रेशर बनाने लगा, दर्द होने लगा। तो इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट ये है कि खाने में मिर्च का सेवन बहुत कम करें। अगर तीखा खाने की इच्छा ही है तो काली मिर्च का सेवन ज्यादा कर सकते हैं, और मिर्ची की सेवन कम करें। मिर्चा खाने का एक हैबिट बना सकते हैं आप, जैसे हरा मिर्च ले लीजिए आप और खाना खाने बैठ जाइए। जब आपको तीखा खाने की या खाना खा रहे हैं उसमें मिर्च को तोड़ करके जरा से उठाइए, जरा काट लीजिए आप, आपका मुंह तीखा हो गया। इतने में आप कम से कम 2 मिनट 3 मिनट खा गए, पानी पी गए, और मिर्चा आपका जैसे का तैसे रखा हुआ है, आपके स्टमक में गया नहीं, आप एकदम परहेज से हैं। इतना मिर्चा आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। सर ने बहुत अच्छी चीज बताया कि लाल मिर्च और हरी मिर्च में फर्क क्या होता है, और कैसे हमारे शरीर में जाके मिर्ची बहुत ज्यादा खाने की वजह से गैस पैदा करती है, जिसकी वजह से पेट में दर्द भी होता है। सर, आपने बहुत अच्छी चीजें बताई। अगर बात पानी की करी जाए तो कभी कभी डॉक्टर्स बोलते हैं कि पानी बैठ करके उसे एक शिप में कर दीजिए, छोटे छोटे ग्रुप में। कहा जाए तो पानी को चबाना चाहिए खाने की तरह, और खाने को पानी की तरह इतना चबाने की लिक्विड की तरह उसे यूज करना चाहिए। तो क्या इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपसे लेना चाहिए? देखिए, डाइट और वाटर, भोजन और पानी ये हर आदमी के लिए आवश्यक है। प्यास आदमी को तब लगेगी जब शरीर के अंदर पानी की कमी होगी। अब जैसे खाना खाते समय पानी पीने की बात है, तो खाना खाते समय पानी, कुछ डॉक्टरों की ये सलाह होती है कि खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन कुछ डॉक्टरों की ये सलाह होती है कि बीच बीच में एक एक घूंट पानी सिप करना चाहिए, जिससे खाना हमारी खाना की नली में, ओइसोफेगस में, जहां से हमारा खाना अंदर जाता है स्टमक में, वो फंसे न, स्लिप कर जाए, स्लिप करके अंदर जाए। जहां तक चबाने की बात है, तो रोटियां हुई, दाने हुए, इसको हम जितना ज्यादा दांत से चबाएंगे
जितना बारीक होगा वो चीज हमारा स्टमक नहीं जो है बारीक नहीं करेगा। स्टमक में केवल चाय बनता है और रबड़िंग होती है, बार बार खाने को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता है। उसमें तमाम तरह के केमिकल मिलते हैं, जैसे जूस हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, आपका पित्त हुआ, ये सब जाकर के उसमें मिलता है तो डाइजेशन पैदा करता है, धीरे धीरे वो गलता है। लेकिन आप कठोर चीज अगर स्टमक में डाल दोगे तो वो नहीं गलेगा, वो जैसे का तैसा ही निकलेगा। तो और वो जाकर के आपकी आंतों में फंस सकता है, नुकसान कर सकता है। पानी पीने का तरीका इसमें बहुत सरल सा है। खाते समय घूंट घूंट में बीच बीच में पानी पीते रहिए, पूरा खाना खा लीजिए, फिर इसके बाद 1 गिलास 2 गिलास जो पानी पीना है धीरे धीरे घूंट करके पी लीजिए आप, और फिर इसके बाद मुंह धो लीजिए। लेकिन 1 घंटे 45 मिनट तक आप वेट करिए। इसके बाद एक साथ 1 गिलास पानी धीरे धीरे करके पी लीजिए, 2 गिलास पानी पी लीजिए, पी करके रेस्ट करिए। खाना खाने के बाद तुरंत मूव नहीं करना चाहिए, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट करना चाहिए, जिससे हमारे स्टमक में पहुंच करके वो एक जगह स्थिर हो जाए और इस हमारा स्टमक अपनी प्रक्रिया जब शुरू कर देगा तब आप कहीं भी जाएंगे आएंगे तो अनडाइजेशन आपको नहीं होगा। दूसरी चीज, एक डाइट से दूसरी डाइट के बीच में 4 घंटे का समय कम से कम होना चाहिए। जैसे मैंने सुबह 7 बजे नाश्ता किया, नाश्ते में कुल मिलाकर के मैंने 100 ग्राम या 100 ग्राम तक नाश्ता लिया और 1 गिलास पानी पिया, फिर इसके बाद 1 चाय मैंने पी ली, फिर मुझको 4 घंटे तक टाइम देना चाहिए। 4 घंटे के बाद हमको लंच लेना चाहिए। सबसे ज्यादा अब इस समय बीमारी का सबसे बड़ा कारण मोटापा हो गया है, तो मोटापा का सबसे बड़ा कारण है चावल, जिसमें एक तो स्टार्च ज्यादा मिलती है, दूसरी चीज कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, तीसरी चीज इसमें फैट सबसे ज्यादा चावल में होती है। चूंकि आप वैसे उसका तेल नहीं अंदाज सकते हैं चावल का, लेकिन मैं एक नमूना बता रहा हूं आपको। चावल को जब पानी में बॉयल कर दिया जाता है और उसको निकाल कर एकदम पकने के बाद भी अलग से करके रख दिया जाता है, तो एक चावल दूसरे चावल से चिपकता नहीं। क्यों? अगर वहीं पर आप रोटी का टुकड़ा भिगा करके एक दूसरे के साथ रख दीजिए तो चिपक जाएगा, लेकिन चावल नहीं चिपकता, चूंकि उसमें तेल की मात्रा होती है। आपने सुना होगा कि मार्केट में राइस ब्राउन ऑयल बिकता है। ये राइस ब्राउन ऑयल जो है चावल के छिलके से, चावल के कने से उसको तेल को निकाल करके मार्केट में बेचा जाता है। अब सोचिए कि चावल के छिलके में इतना तेल मिल रहा है कि वो मार्केट में बिक रहा है, और वही चावल आप 100 ग्राम 50 ग्राम में खा रहे हैं तो आपको कितना तेल मिल रहा है। इसलिए चावल की मात्रा बहुत कम खानी चाहिए। दूसरी चीज, आपको मोटापा से बचने के लिए तेल की मात्रा कम करनी चाहिए। तीसरी चीज, मोटापा से बचने के लिए और फुल डाइट लेने के लिए आपको सलाद की मात्रा ज्यादा बढ़ानी चाहिए। जैसे मैं 4 रोटी खाता हूं तो 4 रोटी के साथ कम से कम हमको 100 ग्राम सलाद चाहिए। अब सलाद आप सोचेंगे कि सलाद बनाना बहुत आसान सी चीज है, सारी कच्ची चीज है। जैसे आपने पत्ता गोभी ले ली, टमाटर ले लिया, गाजर ले लिया, प्याज ले लिया, खीरा ले लिया, ककड़ी ले लिया। अब आप अपने डाइट के हिसाब से 100 ग्राम ये सब चीज काट करके रखिए, उसमें जो है नमक डाल दीजिए, उसमें आप एक नींबू काट करके आधा नींबू चाट डाल दीजिए और अपने डाइट के लंच के साथ लेकर के बैठ जाइए। एक रोटी का टुकड़ा उठाइए, सलाद उसमें भरिए, दाल में जरा सा डुबाइए, मुंह में डालिए, चबाइए, सब्जी का एक टुकड़ा छोटा सा निकाल के मुंह में डाल लीजिए, आपको पूरा टेस्ट मिलेगा और आप पूरा खाएंगे। अब आपकी अगर हैबिट खराब है कि मैं तो मीट ही खाऊंगा, मैं अंडा ही खाऊंगा, बिना इसके मुझको चलता नहीं, तो ऐसे में भगवान भी आपको ठीक नहीं कर पाएगा। डॉक्टर हमेशा सलाह देता है कि नशा मत करिए, कोई चीज ज्यादा जाती मत करिए, और उम्र के हिसाब से, जैसे मेरी उम्र 70 वर्ष हो गई, अब तो मैं रिटायर हो गया हूं, लेकिन ऐसी उम्र के हिसाब से हमको डाइट पर ही ध्यान देना है, जिससे हम जो 10 साल 5 साल 15 साल जो भी आगे जिएंगे आराम से जिए, बीमारी न हो और खुशहाल जिंदगी जिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, साथ ही आपने बहुत ही सारी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। आप देख रहे थे अभी हमारे साथ उमाकांत तिवारी जिससे बात हुई। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी ऐसी डाइट बताई जो कि हम आमतौर पर उन्हें अवॉइड करते हैं, लेना नहीं चाहते, और खासतौर पर आजकल के बच्चे जो बाहर की चीजें खा रहे हैं, घर की चीजें नहीं खा रहे हैं, वो सलाद की मात्रा बहुत कम ही खा रहे हैं, या कहा जाए तो बच्चे तो सलाद खाना ही नहीं चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीजों से हमें अवगत कराया कि अपने डाइट में हमें क्या क्या शामिल करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हमारा जीवन सुखदमय रहे। इसके साथ ही आज का शो समाप्त होता है। धन्यवाद।